हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के ऊपर। बट गाइस इस फंड के ऊपर बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो सेक्टोरल फंड है बेसिकली ये होता क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने से आपको क्या क्या रिस्क आती है, क्या क्या रिटर्न या फिर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, या फिर किस टाइप के इन्वेस्टर है जिसको इस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें करेंगे सेक्टोरल फंड के ऊपर, एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या इस फंड में बने रहना चाहिए, या फिर इसमें से एग्जिट करके आपको किसी और फंड के साथ जाना चाहिए। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। या फिर गैस सेक्टर वाइज देखें तो ये फंड जो है वो आपका आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो क्या आपको सेक्टर ही चेंज कर देना चाहिए, यानी कि आपको इंफ्रा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फार्मा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एट द एंड गैस हम लोग ये भी बात करेंगे आने वाले समय में कौन सा सेक्टर है जो कि बूम पे रहने वाले हैं और आपको उस सेक्टर से जो फंड बिलोंग करता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। बट गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन गैस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। गैस बता दो कि इस चैनल पे मैं आपके लिए स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस है इससे रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और गाइस वीडियो को जरूर लाइक कर दे गाइस, आपका एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्टोरल फंड होता क्या है। तो गाइस बात करें सेक्टोरल फंड का तो गाइस नाम से ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करता है, हो चाहे लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप हो या फिर हो स्मॉल कैप। तो इस तरीके के फंड को गाइस आप सेक्टोरल फंड कह सकते हैं या फिर इसको आप थीमेटिक फंड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो लाइक आईटी सेक्टर से रिलेटेड फंड्स आपके हो गए, आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड हो गया, टाटा डिजिटल फंड हो गया, काफी सारे फंड्स है जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। सिमिलरली गाइस फार्मा सेक्टर के फंड्स हो गए या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड हो गया, लाइक आपका क्वांट इंफ्रा फंड। तो गाइस इस तरीके के फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ता है और उस सेक्टर से जितने भी स्टॉक्स बिलोंग करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और गाइस ये डिसीजन फुल्ली डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। तो सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे उस सेक्टर के, या फिर मिक्स कर दे लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करे। तो ये जो डिसीजन है पूरा का पूरा डिपेंड करता है एक फंड मैनेजर के ऊपर। तो गाइस ये नहीं बात आपका कि सेक्टोरल फंड होता क्या है। गाइस मैंने लेमन टर्म में बोला है, जनरली यही होता है और आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस इसका डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया हो फटाफट लाइक बटन पे हिट कीजिए गाइस। अब बात करते हैं गाइस कि अगर आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका क्या क्या रिस्क हो सकता है या फिर क्या क्या डिसएडवांटेज होता है वहां पे। तो पहला रिस्क या फिर डिसएडवांटेज वो होता है कि नो स्कोप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। गाइस हमेशा ये माना गया है कि आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाइड होता है उतना ही अच्छा होता है। बट गाइस अगर आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का कोई स्कोप ही नहीं होता है, क्योंकि सारा का सारा स्टॉक एक ही सेक्टर से बिलोंग करता है। तो वो सेक्टर परफॉर्म करेगा तो गाइस आपका फंड का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रहेगी। अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा तो आपके फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा गाइस है कि चांस ऑफ मेकिंग लॉसेस। गाइस यहाँ पे होता क्या है कि बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है इस तरीके के फंड में। तो हो सकता है एक साल में आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लें, लेकिन अगले 2 साल में हो सकता है आपको काफी अच्छा खासा लॉस भी हो जाए, जिसकी वजह से नेट टू नेट देखेगा तो आपका लॉस बढ़ सकता है इस तरीके के फंड में। और गाइस सिंस मेरे और आप जैसे इन्वेस्टर को उतना पता नहीं होता एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, तो हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा नहीं होगा उस चीज के बारे में आइडिया नहीं होता। इसकी वजह से भी हम लोगों को काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है आने वाले समय में। तो गाइस ये तो बात हो गया आपका सेकंड पॉइंट का, चांस ऑफ मेकिंग लॉसेस। थर्ड रिस्क ये है गाइस कि जो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, वो कहीं ना कहीं सेक्टोरल फंड के साथ मुझे लगता है कि नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि 1 से 2 साल में आपको काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, लेकिन अगले 2-3 साल हो सकता है आपको परफॉर्मेंस ना मिले, उल्टा आपको लॉस ही मिल जाए। इसकी वजह से होता क्या है गाइस कि जो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग का जो चार्म है म्यूचुअल फंड में वही खत्म हो जाता है। फर्ज कीजिए कि आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे साल दर साल आपको 15% ही रिटर्न मिलता है, लेकिन हर एक साल मिलता है। तो गाइस यहाँ पे जो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग है वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन एक ऐसा फंड जिसमें आपको 1 साल में तो 100% का रिटर्न मिल गया, अगले 2 साल में देखे तो आपको 50-50% का लॉस हो जाता है। तो इन दैट केस गाइस जो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग है वो कहीं ना कहीं नदारत हो जाता है, आपको नहीं मिलता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक रिस्क है गाइस सेक्टोरल फंड के साथ। तो ये तो बात हो गई आपका रिस्क या फिर डिसएडवांटेज ऑफ सेक्टोरल फंड। अब बात करते हैं गाइस कि बेनिफिट क्या है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या फायदा मिल सकता है इन कंपैरिजन विद अदर फंड्स। अगर मैं बात करूं फायदा या फिर बेनिफिट का, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि इफ द सेक्टर दैट योर फंड हैज इन्वेस्टेड परफॉर्म्स वेल देन द रिटर्न ऑफ योर फंड विल बी वेरी हाई। कहने का मतलब गाइस बहुत सिंपल है कि फंड जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है अगर वो सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, इन दैट केस गाइस आपके फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार होगा। जैसे कि हमने देखा गाइस पिछले 3 से 4 साल में आईटी सेक्टर के फंड है उसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन गाइस अभी जो है मामला शुरू हो गया है और ये फंड अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में हो सकता है ये अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग देखें तो एक सिंगल बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, अगर आपका फंड जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है वो सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर जाता है, इन दैट केस गाइस आपके फंड का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही हाई होता है, रिटर्न्स बहुत ही शानदार मिलता है। तो गाइस ये बात होगी
आपका एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरल फंड। अब तीसरे मुद्दे पे बात करते हैं गाइस कि वो कौन कौन से इन्वेस्टर है जिसको इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टोरल फंड में। तो गाइस यहाँ पे अगर बात करें इन्वेस्टर का, तो वैसे इन्वेस्टर को सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको उस सेक्टर के बारे में काफी अच्छे से जानकारी है, उस सेक्टर को काफी अच्छे से समझता है, उस सेक्टर के ऊपर काफी अच्छे से पकड़ है उनका, उस तरीके के इन्वेस्टर को ही वैसे सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में आप नहीं जानते अच्छे से और उस सेक्टर के फंड में आप इन्वेस्ट कर जाते हैं, तो वहां पे लॉस होने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए सजेशन यही रहता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में नहीं पता है, सपोज मैं बात कर लूं आईटी सेक्टर का, और आपको आईटी सेक्टर के बारे में काफी अच्छा नॉलेज नहीं है, उस सेक्टर के ऊपर आपका पकड़ नहीं है, इन दैट केस गाइस यही एडवाइजेबल रहता है कि आप आईटी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट ना करें। और गाइस वॉरेन बफेट का एक कहावत भी है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस और सेक्टर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब वैसे बिजनेस या फिर सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको समझ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे करक्स में देखें तो वैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टोरल फंड में जिसको उस सेक्टर के बारे में काफी अच्छे से जानकारी है, नॉलेज है। तो गाइस ये रही बात आपका कि कौन कौन से इन्वेस्टर है जिसको सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के ऊपर और देखते हैं गाइस कि इस फंड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है। और गाइस अभी के सिनेरियो में देखिए तो इस फंड में आपको बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट करके दूसरा ऑप्शन है उसके साथ जाना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस जब हम लोग बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है उसके बारे में, और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसका फंड साइज। तो फंड साइज देखें तो मोटा मोटी 8,500 करोड़ का इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.71 का एक्सपेंस रेशियो। अगर इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करेंगे तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 1.12%। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा है इस फंड का, मतलब आपके अपने पॉकेट से कम एक्सपेंस रेशियो पे करने पड़ रहे इस फंड को। तो गाइस ये तो बात रही इसके फंड साइज का एंड इसके एक्सपेंस रेशियो का। अब गाइस चलिए बात करते हैं इसके पास परफॉर्मेंस का। पहले हम लोग देखेंगे कि किसी ने अगर लमसम किया है तो उसका क्या रिटर्न रहा है यहाँ पे, एंड इसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस लमसम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें वाईटीडी का, तो वाईटीडी में देखें तो मोटा मोटी आपको 23% का लॉस दिया है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाता है अगर बात करें साल 2022 का, यानी कि जनवरी से लेके आज के डेट है 25 मई या फिर आप कह लीजिए 24 मई तक का डेटा है यहाँ पे। तो उस हिसाब से देखिए गाइस 23% का लॉस जो है ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है। यानी कि ये जो नेगेटिव रिटर्न है 23% का, सिर्फ इसी फंड का नहीं है, इस सेक्टर से जितने भी फंड बिलोंग करते हैं सारे फंड का रिटर्न मोटा मोटी देखे तो ऐसे 20 से 23% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। बट इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें तो सिर्फ 7.5% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे 23% का नेगेटिव रिटर्न है। तो गाइस कैटेगरी एवरेज को तो इसने बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। और गाइस मैं फिर से आपको बता दूं कि सेक्टोरल फंड जो होता है ना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जिनको पता है कि इस सेक्टर कैसा है, इस सेक्टर का समझ होता है। अगर आपको पता नहीं कि सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगी, इस सेक्टर का समझ नहीं है, इन दैट केस गाइस मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि ऐसे फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो। फिर चलिए गाइस ये तो बात रही कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस हमने देखा कि जो नेगेटिव रिटर्न है इसका वाईटीडी का यानी कि साल 2022 का बहुत ही ज्यादा है गाइस। तो गाइस आपको तो अच्छा खासा लॉस दिया है, अगर जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है गाइस अभी हाल फिलहाल में उसको तो बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है। वही बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में देखा गाइस तो ठीक है, इसका रिटर्न 18.78% का। लास्ट 2 ईयर की बात करें तो 63.86% का है। कैटेगरी एवरेज देखे तो 37.30 का है। तो कैटेगरी एवरेज से देखे तो बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट डबल का रिटर्न दिया है लास्ट 2 ईयर में। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में इसका रिटर्न है वो है आपका 33.76%, जो कि गाइस अगेन देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। वही बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में भी इसका रिटर्न बहुत ही शानदार है, 28.25% का एनुअलाइज्ड रिटर्न। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, वहां पे सिर्फ 12% का रिटर्न आता है आपका लास्ट 5 ईयर में। तो यहाँ भी देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से इसने डबल से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि अगेन अच्छी बात है गाइस। एंड गाइस सिंस इंसेप्शन की बात करें यानी कि ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक का क्या रिटर्न है, इस फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है वो है आपका 23.77%। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का तो उसका है 13.46% का। तो अगेन गाइस देखिए यहाँ पे तो सिंस इंसेप्शन के केस में भी अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट डबल से इसने बीट किया है, जो कि अच्छी बात है। तो गाइस लॉन्ग टर्म में देखे तो ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट शॉर्ट टर्म में देखे अभी फिलहाल साल 2022 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसने 23% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो गाइस जिसने इस फंड में पिछले 6 महीने में इन्वेस्ट किया है गाइस उसको तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इस फंड में, ये तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये तो बात रही इसका लमसम रिटर्न्स का ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर सिंस इंसेप्शन, या फिर हमने वाईटीडी भी देखा। अगर 6 महीने की भी बात करते हैं तो वहां पे 18% का नेगेटिव रिटर्न है। 3 मंथ्स में भी देखे तो 12.5% का नेगेटिव रिटर्न है। तो गाइस शॉर्ट टर्म में देखे तो इसने काफी नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन हाँ लॉन्गर होराइजन की अगर बात करते हैं तो इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा
है। तो गाइस यही रिस्क होता है इस तरीके के फंड का। जो सेक्टोरल फंड होता है उसमें हो सकता है आपको 2 साल में काफी अच्छा रिटर्न दे, लेकिन अगले 2 साल में वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करे। तो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, जैसे मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आपसे, जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है जो कहीं ना कहीं देखे तो खत्म होता रहता है, उसका जो चार्म है वो लूज हो जाता है इस तरीके के फंड में। अगर आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो रेगुलरली यानी कि हर एक साल 15-20% रिटर्न देता है, तो वहां पे जो कंपाउंडिंग है वो बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन इस तरीके का फंड में जो कि एक साल काफी अच्छा परफॉर्म किया, अगले साल काफी खराब परफॉर्म किया, तो इस तरीके के फंड में गाइस आपको कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है ना उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो गाइस ये तो बात रही इसका पास्ट परफॉर्मेंस का इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसआईपी का। तो गाइस एसआईपी की भी बात करें तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न, वो मोटा-मोटी 19% का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। एसआईपी के केस में देखें तो सिर्फ यही फंड नहीं, अभी तक मैंने जितने भी फंड डिस्कस किया है हाल फिलहाल में, सारे फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन जिसका रिटर्न देखो मैं तो काफी ज्यादा ही है नेगेटिव रिटर्न, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। मोटा-मोटी 19% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। बट गाइस हाँ, इसका लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर या फिर लास्ट 5 ईयर में देखें तो काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। लास्ट 2 ईयर की बात करें गाइस तो 26.36% का रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर की बात करें गाइस तो 36.15% का रिटर्न है। एंड बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो मोटा-मोटी 30% के आसपास का रिटर्न दिया है। गाइस मैं ये एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात कर रहा हूं। गाइस देखें तो लॉन्गर होराइजन में इस फंड ने काफी अच्छा किया है। बट गाइस अगेन रिस्क वही हो जाता है कि आगे जाके ये फंड कैसा करेगी नहीं करेगी ये किसी को पता नहीं, क्योंकि आप और मैं एक जॉब करने वाले इंसान है, तो हमें इतना टाइम नहीं होता कि भाई हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक करें अच्छे से। तो हम लोगों को उतना पता नहीं होता कि बिजनेस क्या है कंपनी का या फिर कौन से सेक्टर में काम करती है, तो इसीलिए गाइस ये रिस्की हो जाता है। और एक कहावत भी है, जैसे मैंने पहले भी बात किया है, तो गाइस जैसे एक कहावत है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, या फिर नेवर इन्वेस्ट इन अ सेक्टर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब जिस बिजनेस या सेक्टर के बारे में आपको पता ही नहीं है, वैसे बिजनेस या फिर वैसे सेक्टर में आप पैसे इन्वेस्ट ना करें तो ही अच्छा होता है। ये तो वही बात हो गई ना, ये तो वैसे ही बात हो गई जब कोई अंधेरी रात में तीर चलाता है, मतलब कहीं भी निशाना लग जाए ना लगे ना लगे, मतलब तो तुक्केबाजी वाली बात हो गई। तो गाइस इन्वेस्टमेंट तुक्केबाजी से नहीं होता है, आपको प्रॉपर रिसर्च की जरूरत होता है। तो इसीलिए गाइस आपको अगर पता नहीं है इस सेक्टर के बारे में तो वैसे सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। तो गाइस ये तो बात रही पास्ट परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम रिटर्न, एसआईपी रिटर्न। और गाइस हमने यहाँ पे देखा कि शॉर्ट टर्म में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मतलब काफी घटिया परफॉर्मेंस में कह सकता हूँ, क्योंकि 23 से 24% के आसपास का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है लमसम के केस में, 10-19% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है एसआईपी के केस में लास्ट 1 ईयर में। अब चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो यहाँ पे अगर बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी में देखें तो मोटामोटी 95% का इन्वेस्टमेंट है। डेट में देखें तो 0.12%, एंड बात करें अदर में तो अदर में 4.9% का। गाइस अदर में देखें तो यहाँ पे ट्रेड्स, मार्जिन मनी या फिर नेट रिसीवेबल है, उसमें इन्वेस्ट हो रखा है। डेट की बात करें तो डेट में ट्रेजरी बिल्स या फिर एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या फिर जो बॉन्ड है वहां पे इन्वेस्ट कर रखे हैं थोड़ी बहुत। बात करें इक्विटी का, तो इक्विटी में यहाँ पे देखें तो आपका लार्ज कैप में देखें मोटामोटी 72.1%, मिड कैप में 7.98%, स्मॉल कैप में देखें तो 8.06%, एंड अदर में देखें तो 6.86%। तो लार्ज कैप में देखें यहाँ पे तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, साथ के साथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कैटेगरी के जितने भी फंड है वहां पे अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो एलोकेशन मोटा-मोटी सिमिलर सा ही मिलेगा आपको। अब बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो होल्डिंग का, वो भी टॉप 10 होल्डिंग की अगर बात करें यहाँ पे तो इन्फोसिस में देखेगा तो मोटा-मोटी 31.41% गाइस। यहाँ पे अगर किसी एक स्टॉक में देखे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस फंड का 31.41%, जो कि अगेन मेरे हिसाब से अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस मोटा-मोटी देखे तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इन्फोसिस के परफॉर्मेंस में। इन्फोसिस अच्छा परफॉर्म करेगी तो इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जो बात है ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ओवर डिपेंडेंट एक पर्टिकुलर स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर। वहीं एचसीएल टेक की बात करेंगे तो यहाँ पे 9.5% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। टेक महिंद्रा में देखे तो 8.97%, विप्रो में देखे गए तो मोटामोटी 9%, भारतीय एयरटेल में देखे तो 6.46%, टीसीएस में देखे तो 5.58%, एम्फेसिस में देखे तो 2.61%, माइंडट्री में 1.83%, परसिस्टेंट सिस्टम में 1.50%, एंड बात करेंगे कोफोर्ज लिमिटेड का तो यहाँ पे 1.34% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। यहाँ पे आपको कुछ रेड एरो या फिर ग्रीन एरो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्फोसिस में इस फंड ने अपना होल्डिंग कम किया है। जहां जहां आपको एक ग्रीन एरो दिख रहा है वहां पे इस फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो बात करें लास्ट 1 मंथ की चेंज का, मतलब लास्ट 1 मंथ में कौन से स्टॉक में स्टेक बढ़ा है या फिर कौन से स्टॉक में स्टेक कम हुआ है, तो बात करें इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस में लास्ट 1 मंथ में इस फंड ने 2% के आसपास का होल्डिंग कम किया है। एचसीएल टेक में भी देखे तो 0.11% का होल्डिंग कम किया है। टेक महिंद्रा में देखे तो 0.11% इसने बढ़ाया है। विप्रो में देखे तो अगेन इसने मोटा-मोटी 0.81% कम किया है। भारतीय एयरटेल में देखे तो इसने 0.24% इसने बढ़ाया है। टीसीएस की कहे गए तो टीसीएस में इसने 1.55% इसने बढ़ाया अपना स्टेक। एम्फेसिस, माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम एंड कोफोर्ज में देखे तो अगेन इसने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। तो गाइस लास्ट 1 मंथ में देखे तो इस फंड का जो रुझान है कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी स्टॉक्स में है, इसमें अपना स्टेक इसने बढ़ाया है, और टीसीएस में भी इसने अपना स्टेक मोटा-मोटी 1.5% से बढ़ाया है। बट गाइस लास्ट 1 मंथ का सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि इस फंड ने इन्फोसिस में मोटा-मोटी 2% का अपना स्टेक कम किया है। क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलायंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट आपको नहीं होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर। इससे होगा क्या कि वो स्टॉक परफॉर्म करे
करेगी तो आपका फंड परफॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये दिक्कत रहती है हमेशा, और इस फंड के भी साथ है, और गाइस इस कैटेगरी के जितने भी फंड है उसके साथ भी ये दिक्कत है, क्योंकि वहां भी अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं सारे फंड का पैसे। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स। और गाइस हमने यहाँ पे देखा कि लास्ट 1 मंथ में कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है या फिर किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है इस फंड ने। तो गाइस जब बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन है आपका 23.12 वर्सेस 18.61, यानी कि अपने कैटेगरी से देखें तो मोटामोटी 3-4% ऊपर का इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो कि गाइस अगेन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके फंड का रिटर्न कितना ज्यादा वोलेटाइल है या फिर नहीं है। तो जितना ज्यादा इसका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, जितना कम होगा इसका मतलब ये है कि उतना कम वोलेटाइल रहेगा आपका फंड का पोर्टफोलियो का रिटर्न्स। एंड गाइस बात करें बीटा का, तो बीटा अगेन देखें तो ये वोलेटिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, आपका फंड का रिटर्न्स कितना ज्यादा वोलेटाइल है या नहीं है उसी को दिखाता है। तो ये नंबर भी जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। एंड बात करें शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो एंड जेनसेन अल्फा का, ये नंबर जितना अच्छा होता है उतना ही माना जाता है। शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपके फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना अच्छा है। ये नंबर जैसे मैंने बताया जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.2, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.59। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा शार्प रेशियो है, जो कि अच्छी बात है। वहीं बात करें गाइस ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो 0.31 है, एंड बात करें इसकी कैटेगरी एवरेज का ट्रेनर रेशियो तो वो है आपका 0.15। तो गाइस अगेन अपने कैटेगरी एवरेज के ट्रेनर रेशियो से इसका ट्रेनर रेशियो ऑलमोस्ट डबल है, जो कि अच्छी बात है। एंड लास्टली गाइस बात करें जेनसेन अल्फा का, तो गाइस बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि आपका फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पे देखें तो जेनसेन अल्फा इस फंड का जो है वो आपका 8.49, एंड कैटेगरी एवरेज का जेनसेन अल्फा है गाइस वो है आपका 2.82% का। गाइस यहाँ पे 8.49 का मतलब ये हो जाता है कि इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी देखें तो 8.5% से बीट कर पा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो गाइस रिस्क रेशियो ठीक है इसका, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसेन अल्फा अच्छा है, लेकिन गाइस बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का एंड बीटा का, तो गाइस ये अच्छा नहीं है। और गाइस इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि एक सेक्टोरल फंड है और सेक्टोरल फंड हमेशा हाई रिस्की फंड होता है, तो आप हमेशा उम्मीद करके चल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा इसका हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसका जो रिटर्न का वोलेटिलिटी होगा बहुत ही ज्यादा होता है। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियोज का। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन सा अल्टरनेटिव हो सकता है आईटी सेक्टर के अलावा, या फिर आपका जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक फंड है इसके अलावा कौन कौन से फंड है जिसमें आपको स्विच करना चाहिए अगर आपको इस फंड से एग्जिट करना है और दूसरे फंड में स्विच करना है। तो उस फंड या फिर उस सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे आगे। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने आज डिस्कस किया। गाइस अगर यहाँ पे मैं बात करूं अल्टरनेटिव ऑप्शन का, अगर आपने आईटी सेक्टर के फंड में यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ से एग्जिट करके किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन में जाना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, कौन सा सेक्टर हो सकता है जहां पे आपको जाना चाहिए। तो गाइस अगर आपको लगता है कि आप काफी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है, आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो गाइस मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इंफ्रा सेक्टर के फंड है उसमें जाके इन्वेस्ट करें, क्योंकि गाइस गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में जो इंफ्रा का जो थीम है वो काफी अच्छा करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इंडिया देखे तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखे तो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है गाइस ये कंटिन्यूड रहने वाला है आने वाले समय में, आने वाले 10 से 20 साल की मैं भी बात करूं तो इसीलिए गाइस अगर आप इंफ्रा फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट बनाने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन विद आईटी सेक्टर। और गाइस अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इन दैट केस तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप सेक्टोरल फंड में तो इन्वेस्ट ना ही करें तो ही अच्छा है। इसके अलावा आप कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसमें चले जाए, या फिर कोई फ्लेक्सी कैप है उसके साथ चले जाए, या फिर कोई फोकस फंड है उसके साथ भी आप जा सकते हैं। तो गाइस ये रही बात आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन का, और यहाँ पे आपको अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है। और गाइस मैं आशा करता हूं सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर करें, एंड वीडियो को शेयर कर देगा अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी अच्छे से समझ में आ पाए और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।